देखने वाला नहीं है। ये तो इस समय इस तरह गफलत में पड़ा हुआ है कि मैं जाऊंगा कहाँ, मैं वोट कहाँ दूंगा, मैं किसके पास जाऊंगा, मेरे वोट की वैल्यू कहाँ होगी। एक नेता तो आ गए हैं आपके अब, कौन नेता आ गए? यंग नेता है, कौन से नेता? आजाद समाज पार्टी आ गई है ना फील्ड में। देखिए, पार्टियां लोकतंत्र में बनाने का सबका हक है, कोई किसी का ठेका थोड़ी ले रखा कि मैंने पार्टी बना ली मैं किसी को रोक लूंगी। मैंने आज से 12 साल पहले संगठन बनाया था, उसके बाद कितने संगठन बने महिला के। मैं ये कह देती कि कोई संगठन नहीं बनाएगा, ये किसी मैंने कोई ठेका थोड़ी लिखा है समाज का। अब मैं ये कह दूं कि मैं समाज की बात रखती हूँ, कोई और लोग नहीं बोलेंगे, ये कितनी गलत बात होगी। जिसमें गट्स होगा, जिसमें दम होगा, वो बोले, वो काम करे, क्योंकि निर्देश हमेशा नहीं रहेगी। इस समाज में बहुत सारे लोग चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, इस समाज में बहुत सारे लोग चाहिए इनकी बात करने के लिए, क्योंकि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और काम बहुत ज्यादा है, तो हमें बहुत सारे लोगों को तैयार करना है। रही बात सत्ता में आने की, तो मुझे लगता है बसपा, सपा और असपा और जितनी भी ओबीसी की पार्टियां हैं, एससी की पार्टियां हैं, ये सारी एकजुट होकर के यदि एक दिन भी बैठकर घमंड को छोड़कर मीटिंग कर लें कि भी हमें क्या करना है, आपको अपना समाज बचाना है या आपको अपना निजी स्वार्थ बचाना है, ये तय करना सबसे पहले पड़ेगा। देखिए, निजी स्वार्थ बचाना है तो आप सब लोग बचा ही रहे हैं, लेकिन अगर समाज बचाना है तो आपको एक साथ आना पड़ेगा। पार्टियां आपने बना ली, लोकतंत्र में आपका हक था, लेकिन अब समाज की जिम्मेदारी ये कहती है कि अब समाज के लिए आप एकजुट नहीं। जो वो लोग एकजुट हो सकते हैं, वो एक एक दिन की, दो दो दिन की पैदा हुई पार्टियों को इकट्ठा कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं, निमंत्रण दे सकते हैं। आप जानते हैं बीजेपी, हाँ, बीजेपी एक एक दिन की बनी हुई, जो अभी 1 महीने पहले बनी, जिसके पास 3 कार्यकर्ता भी नहीं है, उनको भी वो बुलाते हैं, बुके देते हैं, पटका पहना देते हैं, अपना बना लेते हैं, और उनको फिर कहते हैं आप जाओ पार्टी के लिए काम करो। बसपा नहीं कर सकती क्या ऐसा काम? बसपा क्यों नहीं कर सकती ऐसा काम? वो 38 पार्टियां बना सकती है, तो बसपा के पास तो 250 पार्टियां होंगी केवल उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं जिस जिले में जाती हूँ, मुझे 1-2 पार्टी का आदमी मिल जाता है कि हमारी पार्टी से जुड़ो, तो क्यों नहीं बना सकती बसपा? लेकिन बसपा ऐसा काम क्यों नहीं करती? मेरी समझ में नहीं आता कि हमें समाज जोड़ करके समाज को बचाना है या समाज तोड़ करके समाज को डुबाना। आज ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आज तक वोट की अगर बात रही तो मेरे घर में मेरे माँ बाप आज ही बुजुर्ग हो गए, लेकिन वो बसपा के अलावा उनसे वोट की बात करो तो उन्हें समझ में नहीं आती। उनके फिक्स वोट है, उनकी जो माइंड सेट है वो बसपा के लिए है, क्योंकि बसपा ने उनको सम्मान दिलाया, स्वाभिमान दिलाया, आत्मसम्मान जगाया उनका। पूरे गाँव के अंदर जब मैं जाती हूँ, बातचीत करती हूँ, तो लोगों में ये बात होती है कि हम बसपा को वोट देंगे। कारण यही है कि वो आज भी चाहते हैं कि बसपा दोबारा से अंगड़ाई भरे, उठे, काम करे, यहाँ सच्चे कार्यकर्ताओं की भी वैल्यू हो। बहन जी से मिलने का जो रास्ता है वो इतना कठिन है कि एक आम कार्यकर्ता मिल नहीं सकता। यहाँ प्रधानमंत्री तक से लोग मिल सकते हैं, राष्ट्रपति तक से लोग मिल सकते हैं, और गृह मंत्री से लोग मिल सकते हैं, लेकिन बहुजनों का दुर्भाग्य है कि वो अपनी नेता से, अपनी घर की मुखिया से मिल भी नहीं सकते, 2 शब्द भी नहीं कह सकते। इतने महंगा है उनसे मिलना कि हम 2 शब्द बोलने के लिए आपको सालों साल एड़ियां रगड़नी पड़ सकती है। आप बताइए, यहाँ कहीं उम्मीद है? इस समाज में काम करने वालों के लिए कोई उम्मीद है? आप किसी दूसरे नेता से मिलके आए हैं? मैं किसी भी नेता प्रधानमंत्री से कितनी बार मिली हैं? मैं किसी भी नेता से कितनी बार मिली हैं? मैं किसी भी नेता से मिलना इतना आसान नहीं है किसी भी नेता से मिलना बहुत आसान है। उनकी पार्टियों के लोग जाते हैं, मैं उनकी पार्टी में जाके क्या मिलूंगी कि मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। मैं अगर प्रधानमंत्री जी से मिलूंगी तो क्या कहूंगी कि मैं आपकी बुराई करती हूँ जी भर भर के, मैं आपकी नीतियों की बुराई करती हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से जाके मिलूंगी तो मैं उनसे क्या कहूंगी, मैं आपकी गलत नीतियों को उजागर करके समाज में आपके खिलाफ खड़ा करती हूँ, क्या कहूंगी? मिलेगा किससे आदमी? किससे मिलेगा? अगर आप ये कुतर्क कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री से कितनी बार मिली, प्रधानमंत्री से कितनी बार मिली, गृह मंत्री से कितनी बार मिली, मिल सकते हैं, आसान होगा। उनकी पार्टी के लोगों का आसान होगा, उनकी पार्टी के लोगों के लिए आसान होगा। हमारे समाज के आदमी का कितना आसान है मुझे बताइए। यहाँ का एक एमएलए भी ऐसे घमंड में चूर होया बैठा रहता है कि भाई मैं तो बहुत बड़ी तोप हो गया हूँ, अगर कोई मेरे सामने आके मैं रॉकेट की तरह छूट जाऊंगा और उसको उड़ा दूंगा। अरे जब तुम लोगों की सोच इतनी घटिया, अपने व्यक्ति के साथ मिलने में, बैठने में तुम्हारा घमंड जमीन पर आता है, तो कैसे तुम समाज को जोड़ोगे? मैं बीजेपी के, कांग्रेस के एज ए सामाजिक होने के नाते कभी नहीं मिल सकती हूँ। आप ये मत सोचिए कि मेरे लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए बहुत आसान है मिलना, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हमारे समाज के गरीब लोग अपने नेता से मिलना चाहते हैं। यहाँ से वहां तक का पुल इतना महंगा क्यों कि वो यहाँ से वहां तक पहुंचने में इतनी उनको जिद्दोजहद लगानी पड़े? यहाँ से वहां तक पहुंचने के लिए इतने सारे दलाल क्यों है? वो दलाल, जब वो दलाल इतने सारे रास्तों पे खड़े तो वो तो आदमी वही दम तोड़ देगा और सरेंडर कर जाएगा, भाई बहुत हो गया, बस अब मुझे नहीं मिलना, मैं तो वापस लौट के जा रहा हूँ। यहाँ इतना आसान होना चाहिए अपने नेता से मिलना, इतना सरल नेता। आप बात कर रहे हैं कंगना रनौत की, वो एक फिल्मी कलाकार हैं, नंबर 1 तो महिला हैं, तो क्या? नंबर 2 बाबा बागेश्वर हैं, वो सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं, पूरा धर्म का वो काम कर रहे हैं। और जो आप बात कर रहे हैं कवि की, वो राष्ट्रीय कवि हैं,
वो अपनी कविता से जो है देश को नई दिशा दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रीय कवि तो हमारे बहुजन समाज में भी हैं, राहुल नागपाल जी राष्ट्रीय कवि हैं, अंतरराष्ट्रीय कवि भी हैं, उनको भी दे दिया है फिर सिक्योरिटी। फिर तो सबको सिक्योरिटी, हमारे जो बहुजन समाज के अंतरराष्ट्रीय कवि हैं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कविताएं सुनी जाती हैं, जो ITR भी भरते हैं, उनको भी सिक्योरिटी देनी चाहिए। केवल अकेले कुमार विश्वास जी को क्यों? मैं कुमार विश्वास जी के व्यक्तिगत किसी भी उसमें मेरा कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन देश की जनता के जब टैक्स का पैसा आप एक सिक्योरिटी पर लगा रहे हैं और दूसरे लोगों के साथ आप खुले में गोलियां मारने के लिए गुंडों को भेज रहे हैं और देख रहे हैं न्याय नहीं कर रहे हैं, तो इस पे सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे बताइए। और बागेश्वर धाम, ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये कोई हिंदू देश नहीं है, ये कोई सनातन का देश नहीं है। और ये अगर बात करते हैं आप कि वो सनातन की सुरक्षा कर रहे हैं, तो सनातन की सुरक्षा कर रहे हैं तो सनातनी जितने भी लोग हैं वो अपनी ओर से उनको सिक्योरिटी दे देना। लेकिन बहन बेटियों की इज्जत बचाने वाले को सिक्योरिटी तो सरकार को देनी चाहिए ना, जो सरकार का काम करने का है वो इस देश की बीमार भी कर रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो हमला हुआ था चंद्रशेखर आजाद पर, वो षड्यंत्र के तहत हुआ है, वो सिक्योरिटी लेना चाहते हैं, इस तरह तो उन्होंने खुद ही अपने ऊपर हमला करा लिया। देखिए, कोई भी अपने ऊपर हमला नहीं कराता, ये सारे प्रोपेगेंडा तो बीजेपी के नेताओं को आते हैं और वो सोचते हैं कि जहां भी एक्चुअली अगर वो गोली लग जाती तो तुम मर जाता, व्यक्ति मर जाता तो तुम कहते कि ठीक है, अभी भी उसको जब गोली लगी है तो भी इन लोगों ने कहा है कि हम दुखी हैं कि गोली चली, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि किसी अनाड़ी ने चलाई, तरीके से नहीं चलाई। तो वो तो मारना ही चाहते हैं। और इस देश के अंदर जब जब दलितों की, शोषितों की, पिछड़ों वंचितों की और गरीब मजलूम लोगों की जो जो आवाज उठाता है उसको डराया धमकाया जाता है, जब वो उससे भी काबू में नहीं आता तो गोलियां मारी जाती हैं। ये कोई छोटी, देखिए इस देश में जितने भी लोगों ने इस तबके से उठकर जब जब आवाज उठाई है, उनकी जान के हमेशा से ये लोग दुश्मन बने हैं, उनकी जान को जोखिम रहा है। और ये देश की, कल आपने देखा होगा लगभग 70 से 80 हजार लोग वहां थे, लगभग 1 लाख के करीब लोग थे, दूर तक दिल्ली में लोग भरे हुए थे। ये सारे लोग जब देश की जनता है, ये सब भी टैक्स देते हैं, जब ये सरकार से मांग कर रहे हैं तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को बैठ के विचार करना चाहिए कि आप क्यों मांगना चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि गोली ना चली हो, जांच में पूरी तरीके से, जब ये षड्यंत्र है तो चंद्रशेखर क्यों कह रहे हैं कि भी अच्छे से सीबीआई की जांच होनी चाहिए। कोई आदमी खुद के मास्टर प्लान को खोलने के लिए सीबीआई की जांच की मांग नहीं करता है, इतने तो बुद्धि होनी चाहिए ना अंधभक्तों में। जब जब जो बहुजनों की राजनीति मजबूत हुई है या नेता मजबूत हुए हैं, तब तक उन पर हमले हुए हैं, चाहे बहन जी हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो। बहन जी को भी गेस्ट हाउस में घेरने की कोशिश की गई थी, मारने की कोशिश की गई थी। ये कौन लोग हैं? क्या वो चाहते नहीं है कि बहुजन राजनीति, दलित राजनीति उभर कर देश में आए? देखिए, दलित राजनीति के उभरते ही जो यहाँ की मनोवादी राजनीति है, और जिस राजनीति में कोई संख्या बल नहीं है, लोकतंत्र में संख्या बल यानी वोट परसेंट की पावर होती है, और वोट परसेंट की जो पावर है वो दलितों के पास है, वो ओबीसी के पास है, पिछड़ों के पास है। जब ये ओबीसी में और दलितों में जब कुछ स्वाभिमानी लीडर तैयार होता है, या जो भीड़ उनके पीछे जाने वाली होती है मनुवादियों के पीछे, वो भीड़ जब अपने एक्चुअल नेता के पीछे जाने लगती है, अपने एक्चुअल मुद्दों के पीछे जाने लगती है, या अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ जब खड़ी होती है, तब इनको लगता है कि इसका मतलब हम अब जमीन पर आ जाएंगे। यानी जिन लोगों से मजबूरी बस या धोखे में रख करके गुलामी कराई गई, आज उन्हें पता चल रहा है कि गुलामी हमारा करना कोई हमारा पिछले जन्म का फल नहीं था, कर्मों का फल नहीं था, ना हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ नहीं है, ये तो इनके षड्यंत्र के द्वारा हमारे जीवन में लिखा गया है। जो वो षड्यंत्र